हेलो एंड वेलकम। आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं सेट के रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी जो कि बेस्ड है वेन डायग्राम की। तो पिछले जो वीडियो के अंदर हमने बेसिक पार्ट कवर कर लिया था और आज हम बेसिकली देखने वाले हैं वेन डायग्राम के बेस्ड जो कुछ रिजल्ट है वो और फिर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि हमें दो सेट गिवन है ए और बी, तो उनसे रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं उनको वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आता है कि अगर एन हमें ए यूनियन बी निकालना है। बच्चों हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि एन ए का मतलब होता है ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं। कार्डिनल नंबर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर बोलते हैं। और इसका मतलब होता है कि ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं। ठीक है। तो अगर हमारे पास में दो सेट है ए और बी, तो उनका यूनियन अगर ए यूनियन बी लिखा जाता है तो इस ए यूनियन बी का रिजल्ट एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल टू होता है। अब ये बेसिकली आया कैसे? तो बच्चों ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? आप देखोगे तो ए यूनियन बी का मतलब यहाँ पे तीन पार्ट है। ठीक है। एक तो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा। ठीक है। एक भी मिडिल वाला पार्ट दिख रहा होगा आपको ए यूनियन बी के अंदर। और फिर आप देखिए तो ये आपको राइट हैंड साइड वाला पार्ट दिखता होगा। तो इस पार्ट को भी आप नोटिस कर पा रहे होंगे। ये कंप्लीट इन तीनों पोर्शन को मिलाओगे तब ये कहलाता है ए यूनियन बी। क्या कहलाता है? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी को अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि पहले इस रिंग को ले लेते हैं, ए रिंग को, इस ए रिंग को ले लेंगे, फिर बी रिंग को लेके ऐड कर लेते हैं। बट इस प्रोसेस में हुआ क्या कि ये वाला जो पोर्शन है, मिडिल वाला पोर्शन जिसको आप ए इंटरसेक्शन बी बोलते हो, ये दो बार आ गया। ये ए के साथ में भी आ गया और ये बी के साथ में आ गया। तो सेट क्या कहता है कि आप जो भी एलिमेंट या रीजन लिखते हो तो वो एक ही बार लिखना चाहिए, किसी भी रीजन को रिपीट नहीं करना है। तो इस वजह से क्या करते हैं, इसको एक बार माइनस कर देते हैं। ठीक है। तो इसलिए ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या बन जाता है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये सेम फॉर्मूला आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर भी दिखेगा। तो आप उसको ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी का भी ऐसे ही फॉर्मूला बनता है जिसका डेरिवेशन भी बिल्कुल इसी के सिमिलर होके निकल के आता है। ठीक है। अब एन ए यूनियन बी है, इसके कुछ हिंदी में नाम है बच्चों, वो नाम आपको अच्छे से याद रखना जरूरी है। इसको ए यूनियन बी को बोलते हैं, सबसे पहला नाम तो है कम से कम एक। क्या बोलते हैं? कम से कम एक। ये नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है। या एक और नाम है जिसको बोलते हैं, ये तो साधारण वाला नाम है, ए या बी। अब इसमें ये वाला अच्छे से याद रखना। ये ए या बी वाला पार्ट तो आपको याद रह जाएगा। कम से कम एक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक वाला पोर्शन भी शामिल है और जहाँ दोनों रीजन है वो भी पोर्शन शामिल है, इसलिए यहाँ पे कम से कम एक बोला जाता है। तो ए यूनियन बी के दो नाम है, याद रखना, कम से कम एक या ए या बी। या की जगह कभी कभी अथवा भी लिखा मिल सकता है, तो इससे भी कंफ्यूज मत होना, ये भी सेम ही है। ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा। अच्छे से इसको याद रखिए, इसके आधार पे हम आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमें ए माइनस बी पता करना है तो ए माइनस बी का मीनिंग क्या होता है उसको यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। तो ए माइनस बी का मतलब होता है बच्चों कि अगर ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए, क्योंकि हम डिफरेंस वाले पार्ट में अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो ए में से बी का पार्ट सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो जो पार्ट बचता है उसको बोलते हैं ए माइनस बी। तो ये देखिए, इस जिस रीजन को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, इस रीजन के ऊपर आप अपनी नजर रखें तो इसी को बोलते हैं ए माइनस बी। दिख रहा है? ये वाला रीजन क्या कहलाता है? ए माइनस बी कहलाता है, क्योंकि इसमें से ए वाले पार्ट में से बी का जो हिस्सा था, जो कॉमन हिस्सा था, उसको हटा दिया है। ये कॉमन हिस्सा क्या कहलाता है? ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। तो ए में से बी का हिस्सा हटा दिया जाए तो जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको बोलते हैं ए माइनस बी। तो बस यही नाम जैसे बोलते हैं वही इसका फॉर्मूला है। ठीक है। तो इसको अच्छे से ध्यान रखें। और कभी कभी इसको ऐसा भी हिंदी में बोलते हैं, एन केवल ए। क्या बोलते हैं इसको? केवल ए, क्योंकि इसमें जो रिमेनिंग पार्ट है वो ओनली ए वाला पार्ट है, तो केवल ए भी बोला जाता है। ऐसे बी माइनस ए का मतलब क्या होगा? जो केवल बी का हिस्सा है, जो केवल बी का हिस्सा है उसको बोलते हैं बी माइनस ए। ठीक है। तो बी में से जो ए का हिस्सा हटा देंगे तो क्या करेंगे? एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। और इसका हिंदी में नाम क्या हो जाएगा? एन, और उसको बोल देंगे केवल बी। क्या बोलेंगे? केवल बी। राइट। तो ये तीसरा वाला फॉर्मूला आपके सामने आ गया है, इसको अच्छे से ध्यान रखें। अब आप कुछ क्वेश्चन देखिए इनके आधार पे जिससे अच्छे से आप समझ सकें। अच्छा, इससे पहले एक आपको एक और रिजल्ट में बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट भी है इससे रिलेटेड।
अगर ऐसा पूछें कि ये तो लिख दिया हमने कम से कम एक, ठीक है, और ए आगे वाले हमने पढ़ लिए कि केवल ए और केवल बी। अगर ऐसे पूछें कि इन में केवल वन पूछ लिया जाए, एन केवल एक, केवल एक, तो कौन सा पोर्शन होगा? तो केवल एक के अंदर बच्चों क्या आएगा, ये पार्ट जो ऊपर दिख रहा है शेडेड और जो नीचे वाले में दिख रहा है, इन दोनों का एडिशन आता है। केवल एक का मतलब नाम नहीं बोल रहे हैं कि ए वाला रीजन चाहिए या बी वाला रीजन चाहिए, तो केवल एक का मीनिंग होता है इसमें केवल ए भी हो सकता है प्लस केवल बी भी हो सकता है, दोनों ही पोर्शन अलाउ करेंगे। अब केवल एक वाली वैल्यू अगर यहाँ पे आप रख लेते हो, तो ये एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और केवल बी वाली रीजन को रखोगे तो एन ए इंटरसेक्शन बी। अब दोनों को अगर आप सरल करके लिखते हो तो एन ए प्लस एन बी माइनस 2 टाइम एन ए इंटरसेक्शन बी निकल के आता है, ठीक है। तो केवल एक वाला फॉर्मूला कई जगह आपको डायरेक्टली लिखा मिलेगा, तो ध्यान रखना केवल एक शब्द का मतलब होता है इसमें अगर दो सेट है तो ए वाला पार्ट भी लेना है एंड बी वाला पार्ट भी लेना है, तो इस दोनों को एक साथ लिखने का जो तरीका होता है या फॉर्मूला जो निकल के आता है उसको बोलते हैं एन केवल एक। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, कम से कम एक पढ़ लिया पिछले रीजन में, देखो ये वाला पार्ट तो क्या था, कम से कम एक था, और यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया, केवल एक, और केवल ए एंड केवल बी के बारे में भी ध्यान रह जाएगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। एक विद्यालय में 20 अध्यापक है जो कि गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, देखो बीच में या लगा दिया है, ठीक है, और साथ में बोला है कि 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं, तो कितने अध्यापक है जो भौतिकी पढ़ाते हैं? तो अब मान लेते हैं इसका सॉल्यूशन लिखना है, तो ठीक है, तो मान लिया मैंने कि गणित जो पढ़ाते हैं, गणित को मैं एम से डिनोट करता हूं, तो गणित को किससे डिनोट कर रहे हैं, एम से, तथा भौतिकी वाले को, भौतिकी मतलब फिजिक्स, ठीक है, तो भौतिकी को पी से लिख लिया। तो अब हमें क्या गिवन है, अगर देखें तो क्वेश्चन के अंदर में क्या गिवन है, तो आपको क्वेश्चन में गिवन है 20, ये 20 क्या है, गणित या भौतिकी है, यानी गणित और भौतिकी एक साथ पढ़ाने वाले हैं, तो एम यूनियन पी, ये कितना दे रखा है, ये बच्चों दे रखा है 20। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 12 दे रखे हैं जो केवल गणित पढ़ाते हैं, तो एन एम इक्वल टू 12 दे रखा है। फिर आगे दे रखा है 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं, दोनों एक साथ पढ़ाने का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, जो कि आपको पिछले वीडियो में मैं अच्छे से समझा चुका हूँ। तो इंटरसेक्शन में लिखेंगे तो एम इंटरसेक्शन पी, और ये कितना है, 4 है, ठीक है। अच्छा, हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है कि कितने फिजिक्स पढ़ाते हैं, ये फाइंड आउट करना है। अब आप बच्चों देखो इसमें कौन सा रिलेशन आप अप्लाई कर सकते हो जिससे आपको रिजल्ट मिल जाए। तो हम जानते हैं कि अगर यूनियन का रिजल्ट लिखते हैं, किसका रिजल्ट लिखते हैं, यूनियन का, तो क्या बन जाएगा, एन एम प्लस एन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी। अब जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है यहाँ रख लेते हैं, 20 यहाँ आ जाएगा, एम की जगह 12 आ जाएगा, पी तो हम ढूंढ ही रहे हैं, और ये कितना है, 4। अब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले 12 में से 4 घटा दो तो 8, और 20 में से 8 जाएगा तो 12 आ जाएगा। यानी फिजिक्स पढ़ाने वाले भी कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ अध्यापक फिजिक्स वाले भी, टोटल अध्यापक 12 ही है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में यही लॉजिक रहता है कि आपको जो कुछ गिवन है इसके अंदर यूनियन वाला रिजल्ट अप्लाई करिए, पहले तो वो लिख लिए कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और देखेंगे, तो इससे पहले आप कुछ बेसिक बात ध्यान रखें। अगर मैंने कहीं लिखा है ए यूनियन बी, तो इसका हिंदी में नाम क्या रखोगे, इसका हिंदी में नाम याद रखेंगे ए या बी, ठीक है। और किसी जगह लिखा है एन ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका हिंदी में नाम क्या रखेंगे, ए और बी। अब और की जगह तथा भी लगा सकते हो आप, ठीक है, ये हिंदी का शब्द है, इतना तो आप बेसिक मीनिंग जानते होंगे। तो ए यूनियन बी का मतलब है ए या बी, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी या ए तथा बी, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि किसी स्कूल में 400 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण में 100 विद्यार्थी सेब का रस, 100 विद्यार्थी क्या करते हैं, सेब का रस पसंद करते हैं, 150 विद्यार्थी है
जो संतरे का रस पसंद करते हैं। 75 है जो सेब तथा संतरा, देखो इस शब्द को पकड़िए, सेब तथा संतरे दोनों को पीने वाले पाए जाते हैं। ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी न तो सेब का रस पीते हैं और न ही संतरे का रस पीते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे, एक तो आप थियोरेटिकल मेथड से करना और एक थोड़ा सा वेन डायग्राम का आइडिया लेंगे। अब पहले बताओ, ये 400 विद्यार्थी है, ये 400 विद्यार्थी क्या है, इसमें सर्वेक्षण किया गया है। अब सर्वेक्षण किया गया है तो इसका ध्यान रखें, ये हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। अब आप बोलोगे सर यूनिवर्सल सेट पिछले में तो था नहीं, इस क्वेश्चन में क्यों? तो इस क्वेश्चन में सर्वेक्षण नहीं था, इसमें जो भी बोला गया था कि इतने तो ये पढ़ाते हैं और इतने ये पढ़ाते हैं, बट यहाँ पे सर्वेक्षण किया गया। अब सर्वे जो करते हैं तो इसमें जरूरी नहीं है कि जो जितने भी विद्यार्थी हैं वो सेब और संतरे का रस ही पीते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे हो जिनको न तो सेब पसंद है और न ही संतरे पसंद है, और वही क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। अब जब आपको पता है कि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो सेब और संतरे को पसंद नहीं करने वाले भी हो सकते हैं, तो वो आप 400 को यूनियन नहीं बोल सकते। 400 को यूनियन नहीं बोल सकते, यूनियन तभी बोल सकते हैं जब आपको पता है कि 400 में से कुछ विद्यार्थी सेब का रस पीते हैं और कुछ विद्यार्थी संतरे का। लेकिन ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि सब के सब में से कुछ स्टूडेंट इधर के और कुछ कुछ हो सकते हैं जिनको दोनों ही पसंद नहीं है, वही क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। अब आपको जो यहाँ पे सेब का रस दे रखा है उसको मैं एप्पल के नाम से बोलता हूँ, तो एप्पल यानी ए दे रखा है, तो एप्पल कितने पसंद करते हैं, तो वो है 100 विद्यार्थी। और ऐसे ही जो संतरे को पसंद करते हैं, ठीक है, तो उसको बी से लिख लेते हैं। तो बी कितने हैं, बी इसमें लिखा गया 150 विद्यार्थी संतरे का रस, तो बी कितने 150 दे रखा है। ठीक है, लिख लेते हैं बस। ए क्या है हमारा, ए एप्पल के लिए और बी किसके लिए, ए ऑरेंज यानी संतरे के लिए। अब साथ में ये 75 दे रखे हैं, ये दोनों को पसंद करते हैं, तो ये ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना दे रखा है 75। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, न तो सेब और न ही संतरे, तो हमें फाइंड आउट करना है एन, न का मतलब डैश और बीच में और लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है और, इसलिए इंटरसेक्शन लगा देंगे और बी के ऊपर डैश, और ये चीज फाइंड आउट करनी है। अब देखिए जब ये रिजल्ट देखोगे तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि ये तो रिजल्ट सॉल्व हो सकता है केवल और केवल डी मॉर्गन से। किससे सॉल्व हो सकता है, डी मॉर्गन रूल से। अब डी मॉर्गन रूल के बारे में देखेंगे तो एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब डी मॉर्गन रूल क्या कहता है, तो इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी का होल डैश। अब किसी के ऊपर डैश आ जाए तो इसका मतलब होता है उसको यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर दो। किस में सब्ट्रैक्ट कर दें, यूनिवर्सल सेट में से। अब यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो पहले बताओ ए यूनियन बी का खुद का फॉर्मूला क्या है, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला हमने जस्ट पिछली स्लाइड में देखा था, एन ए एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब आप इनकी वैल्यू यहाँ को आप पुट कर दो, तो 400 माइनस यहाँ पे 100 150 और ये कितना है 75 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 माइनस 150 में 75 जाएगा तो 75, तो 175 बच जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 225 आ जाएगा। यानी हमारे ऐसे स्टूडेंट हुए जो 225 जो न तो संतरा वाले रस को पीते हैं न ही सेब वाले रस को पीते हैं। तो बस इन क्वेश्चन का ये लॉजिक है कि जो कुछ आपको गिवन है उसको पहले आप फॉर्मूले के रूप में ढाल दीजिए और फिर आप आगे प्रोसीड करिए। अब ये ध्यान रखना होता है कि डी मॉर्गन रूल कब लगाना है, तो वो आपको प्रैक्टिस से पता लगेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें बोला गया कि 200 व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी भी चर्म रोग से पीड़ित हैं, यानी चर्म रोग दे रखा है, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड कितने 200। अब देखो ये 200 लोग पीड़ित है, इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ भी व्यक्ति है जो इनसे पीड़ित नहीं है, तो हाँ आप इसको यूनियन बोल सकते हो। ये क्या है हमारा, ये यूनियन है, यूनिवर्सल सेट नहीं है, ये यूनियन है जो बीमारी है। इसमें 120 जो है C1 रसायन से, 50 व्यक्ति C2 से, 30 व्यक्ति C1 एंड C2 दोनों से प्रभावित हुए। तो देखिए यहाँ पे नाम तो दे ही रखा है C1 C2, तो बताओ N और C1 कितना है, तो आप कहोगे NC1 है हमारा 120 दे रखा है। ठीक है, फिर कितना है C2 बीमारी से पीड़ित, ये है 50 है, और दोनों से पीड़ित कितने हैं C1 इंटरसेक्शन C2, दोनों से पीड़ित कितने दे रखे हैं, ये 30 है। ठीक है, और साथ में 200 क्या है, 200 आपको दे रखे हैं, तो वो एक 200 व्यक्ति किसी चरम रोग से
पीड़ित हैं। अब यहाँ पे किसी चर्म रोग पूछा है, नाम नहीं दे रखा है। अब किसी चर्म रोग से पूछा है, इसका मतलब आप इसको यूनियन लेंगे नहीं लेंगे। पहले मैंने बोला था कि ये यूनियन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बी C1 C2 जो बीमारी है, इनके अलावा C3 C4 C7 ऐसा भी कुछ हो सकती है बीमारी। बस स्किन से प्रॉब्लम है, इतना बोला गया है। तो आपको यहाँ पे ये 200 भी यूनियन ही लेना पड़ेगा। सॉरी, मैंने थोड़ा सा पहले यूनियन बोल दिया था, लेकिन अब ये यूनिवर्सल सेट है। क्या है? यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि किसी बीमारी की बात हो रही है और बीमारी के नाम कई सारे हो सकते हैं, जिसमें से C1 C2 के बारे में इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें पहला पार्ट क्या दे रखा है, ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो बोला गया कि C1 किंतु C2 से नहीं। अब बोला है C1 किंतु C2 से नहीं, तो इसका मतलब क्या है? ओनली, ये इसका मतलब है ओनली C1 की बात हो रही है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पहले पार्ट में जो लिखा गया है ओनली C1 है। अब ओनली C1 का मतलब क्या होगा? तो बताओ, मैथ के फॉर्मूले के अनुसार ओनली C1 का मतलब होता है C1 इंटरसेक्शन C1 इंटरसेक्शन C2 और इसके ऊपर डैश लगा देंगे। ठीक है, अब इसी पार्ट को क्या बोलेंगे? C1 है और C2 नहीं है। अब ओनली ए वाला पार्ट मैंने समझाया था। ओनली ए वाले पार्ट में क्या करते थे? देखो यहाँ पे समझा था हमने अच्छे से। ओनली ए वाले पार्ट में हम क्या करते थे कि ए में से बी का पोर्शन हटा देते थे, और तो ओनली C1 में क्या करेंगे? तो ओनली C1 के अंदर टोटल जो C1 है, इसमें से कॉमन वाला पार्ट हटा देंगे। C1 और C2 का जो कॉमन पार्ट है, कॉमन वाला पार्ट हटा दोगे तो आप C1 के अंदर कितने हैं? 120 है, और कॉमन कितने हैं? 30 है, तो ये 90 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट का आंसर समझ में आ जाएगा। अब ऐसे लिखा है ओनली C2। अब ओनली C2 का मतलब होता है एन C1 के ऊपर डैश और इंटरसेक्शन C2। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो टोटल C2 है, इनमें से कॉमन वाला पार्ट हटा देंगे आप, C1 इंटरसेक्शन C2। अब C2 कितने हैं? C2 के अंदर टोटल लोग कितने हैं? तो ये 50 हैं, और इसमें से कॉमन कितने हैं जो है दोनों? तो 30 है, तो ये 20 आ जाएगा। तो इस सेकंड वाले आंसर, सेकंड का आंसर कितना है? पहले वाले का आंसर तो कितना है? 90 है, सेकंड वाले आंसर 20 है। अब पूछा है C1 अथवा C2 से प्रभावित हुए ऐसे कितने लोग हैं जो C1 अथवा लिखा है। देखो, C1 अथवा, अथवा का मतलब यूनियन, तो C1 अथवा C2, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा NC1 प्लस NC2 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2। अब C1 कितना है? 120, C2 कितना है? 50, और C1 का इंटरसेक्शन C1 और C2 का, तो ये 30 है। तो ये कितना हो जाएगा? पहले घटा दो, इसमें से 20 बच जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो 140, यानी 140 लोग ऐसे हैं जो दोनों को पसंद करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट अप करनी आनी चाहिए। तो ये 3 एग्जाम्पल हमने देखे, इससे समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास में 2 समुच्चय दे रखे हैं तो उनसे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, जो कि यूनियन और इंटरसेक्शन के आधार पे है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम 3 समुच्चय के बारे में बात करते हैं। तो यदि हमें 3 समुच्चय दे रखे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखें। अगर हमें 3 समुच्चय दे रखे जिसका नाम है A, B और C, तो उनका यूनियन, ये क्या दे रखा है? यूनियन। तो यूनियन का जो फॉर्मूला होता है वो NA प्लस NB प्लस NC माइनस A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C माइनस A इंटरसेक्शन C प्लस तीनों का इंटरसेक्शन होता है। अब आपको मैं ये समझाने वाला हूँ कि फॉर्मूला पहले तो बना कैसे। एक बार अगर आपको फॉर्मूले का डेरिवेशन समझ में आ जाएगा तो आपको ये रीजन भी पता लग जाएंगे, और उन रीजन के आधार पे आप कुछ और रिजल्ट भी यहाँ पे डेराइव कर सकते हैं, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 रिंग ले रहे हैं। तो ये पहली वाली रिंग है A की, सेकंड रिंग B की है, और तीसरी रिंग C की है। तो बताइए ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? देखो ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को आप देखोगे तो ये जो पोर्शन है कंप्लीटली जो आपको दिख रहा होगा, तो ये दोनों का हिस्सा है। ठीक है, जो मैं मार्क करते जा रहा हूँ उसको बस ध्यान से देखते जाइए। तो ये A इंटरसेक्शन B का हिस्सा है। ऐसे सिमिलरली ये वाला हिस्सा देखिए, ये हिस्सा दिख रहा होगा, ये किसका हिस्सा है? ये B और C दोनों का है। ठीक है, अब आप आगे थोड़ा सा देखिए, और इसमें से तीसरा वाला हिस्सा दिख रहा होगा आपको, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये किसका हिस्सा है? तो ये आप देखोगे तो ये A और C का हिस्सा है। और ऐसे ये जो सबका कॉमन पार्ट है, ये जो बीच में दिख रहा होगा, इस मिडिल वाले पार्ट को या ऐसे वाले पार्ट को बोलेंगे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C।
तो पहले तो हमें रीजन पता होने चाहिए ताकि आप इनको अच्छे से पहचान सकें। अब आपको क्या करना है कि फॉर्मूला कैसे बना है। तो बच्चों अगर आपको लिखना है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आप क्या करोगे, तीनों को मिलाना है। अब तीनों को मिलाना इसका मतलब ये होता है कि तीनों को जोड़ दें। अब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले एन ए, फिर बी एन बी, और तीसरा जोड़ेंगे तो एन सी। लेकिन इसमें होता क्या है कि ए तो ये पूरी रिंग है, देखो ए वाली रिंग तो ये पूरी है। अब ए की रिंग अगर कंप्लीट है और अगर आपने ए बी और सी तीनों को जोड़ रखा है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें से कई सारे रीजन तो डबल डबल बार आ गए या रिपीट हो गए। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है, समुच्चय की डेफिनेशन के अनुसार हमें एक रीजन को एक ही बार लेना होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि हमसे ज्यादा एक्स्ट्रा पार्ट ऐड हो गया है, तो हम क्या करते हैं, ये वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जो पहला वाला पार्ट दिख रहा है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे क्या होगा, एक पार्ट एक बार ही आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी। अब जब इस पूरी रिंग में से ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो ए और बी के साथ में ये दो बार जुड़ गया था, हमें चाहिए था एक ही बार। भाई ए वाली रिंग के साथ में भी आ गया था ये, और बी वाली रिंग के साथ में भी ए इंटरसेक्शन भी आ गया था, लेकिन हमें चाहिए था एक बार। इसलिए क्या करेंगे, इन दोनों के ऐड होने के डबल होने से एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो एक बार हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। ऐसे ही बी इंटरसेक्शन सी के बारे में भी यही कहानी रिपीट हो रही है कि ये भी दो बार आ गया, एक बार बी के साथ में आ गया और एक बार सी के साथ में आ गया। तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर सकते हैं, तो माइनस कर लेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। और अब आप देखिए इस वाले पार्ट को, तो ये भी दो बार आ गया, एक बार ए के साथ में और एक बार सी के साथ में, तो इसको भी यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, तो ये ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। बट हुआ ये कि ये रीजन के सब्ट्रैक्ट होने से कुछ ऐसा हुआ कि जो आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे नहीं आ पा रहा है, तो वो देखिए कौन सा रीजन है। पहले तो इस रीजन के बारे में सोचिए जो मैंने अभी हाईलाइट कर रखा है। ये रीजन कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जब हमने इस रीजन को पहले देखिए, जब आपने ए वाला पोर्शन लिया था तब ये ए के साथ में आ गया था एक बार, जब आपने बी को ऐड किया तो बी के साथ में आ गया एक बार, और जब सी को ऐड किया तो सी के साथ में आ गया एक बार। यानी इन तीनों जगह पे ये रीजन एक एक बार ऐड हो चुका है, यानी तीन बार बेसिकली यहाँ ऐड हुआ था। अब आप क्या कर रहे हो, इस रीजन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। अब इस रीजन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये भी साथ में चला गया। जब ए इंटरसेक्शन बी को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होगे तब ये वाला रीजन तो साथ साथ में सब्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। तो हो गया, तो एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया। ऐसे बी इंटरसेक्शन सी के साथ में दूसरी बार सब्ट्रैक्ट हो गया, और ए इंटरसेक्शन सी के साथ तीसरी बार सब्ट्रैक्ट हो गया। तो कुल मिला के पहले आपने ए बी एंड सी के साथ तीन बार तो ऐड किया था, और अब तीन बार सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ओवरऑल ये ऐड तो हुआ ही नहीं। एक ए बी एंड सी के साथ में तीन बार ऐड हो गया था, और ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी, इन तीनों के साथ तीन बार सब्ट्रैक्ट हो गया। तो जो चीज ऐड हुई और इतनी बार सब्ट्रैक्ट हो गई, तो ओवरऑल तो वहां है ही नहीं। लेकिन ये यूनियन का हिस्सा है क्या नहीं है, ये यूनियन का हिस्सा है। अब ये यूनियन का हिस्सा है तो क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड तो करना ही पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं, उसको अलग से प्यार से बुला के ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये होना चाहिए था हमारे यूनियन के हिस्से में, लेकिन हमारे इससे जब ऐड हुआ और सब्ट्रैक्ट हुआ तो इसमें कंप्लीटली बैलेंस हो गया था, तो अलग से इसको ऐड करना पड़ा। इस तरह से ये फॉर्मूले का डेरिवेशन होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करना, देखना क्या क्या बात मैंने बोली है, और उसके अनुसार इस रिजल्ट को आप डेरिवेशन कर सकते हो। तो पहला वाला फॉर्मूला समझ में आ गया। अब इसका नाम भी क्या बोल सकते हैं हिंदी में, इसको बोल सकते हैं कम से कम। क्या बोल सकते हैं, कम से कम। और इसको भी बोलेंगे कम से कम एक। राइट। अब आगे बढ़ते हैं और सेकंड रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे हमें रिजल्ट डेरिवेट करना है, वो है अगर एग्जैक्टली वन रीजन की बात करें तो कौन सा रीजन होता है। तो एग्जैक्टली वन का मतलब नाम से पता लग रहा है, ऐसा रीजन जो केवल एक का हिस्सा हो। तो एग्जैक्टली वन का मतलब होता है, अगर मैं आपसे पूछूं एग्जैक्टली वन का मतलब क्या होता है, तो एग्जैक्टली वन सब मैंने दो समुच्चय वाले हिस्से में बताया था। एग्जैक्टली वन का मतलब होता है कि केवल ए होना चाहिए, वन का मतलब, या केवल बी हो सकता है, या केवल सी हो सकता है। आप सोचिए जरा कि क्लास में मान के चलो तीन बच्चे बैठे हैं और मैंने बोला कोई एक बच्चा आ जाओ, तो ऑप्शन के तौर पे ए बच्चा भी आ सकता है, बी भी आ सकता है और सी भी आ सकता है। मैंने नाम थोड़े लिया है, मैंने इतने बोला है कोई एक आ जाओ। तो केवल एक के अंदर आप ऑप्शन के तौर पे तीनों पॉसिबिलिटी लेके चलते हो, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। अब मैं यहाँ पे आपको वन बाई वन करके समझाता हूँ कि केवल एक का मतलब क्या होता है।
अगर आपसे पूछें केवल ए का मतलब क्या होता है, तो केवल एक कौन सा रीजन है, पहले तो इस रीजन को आप मार्क करिए। तो केवल ए के अंदर ऐसा कौन सा हिस्सा है जो केवल ए का ही है। तो देखो ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इस रीजन को आप क्या बोलोगे, ये ऐसा रीजन है जिसके अंदर केवल ए का अधिकार है, ये हमारा केवल ए है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसको फॉर्मूले के रूप में आप लिख के बताओ, तो पहले आप इस रीजन को जानते हो, ये ए इंटरसेक्शन बी है। इस रीजन को जानते हैं कंप्लीटली, ए इंटरसेक्शन सी है। और ये बीच वाला रीजन जानते हैं हम, ए इंटरसेक्शन, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, ये वाला रीजन। अगर मैं आपसे पूछूं केवल ए लिखो, तो आप कहोगे सर एक काम करो, पहले ए तो लिख ही लो, अब इससे कुछ माइनस करना है। क्या माइनस करना है, इस वाइट पार्ट को माइनस कर लेते हैं। अब इसको माइनस कर लेते हैं, ये जो मैंने अभी शेडेड किया है, ऐसे ड्रॉ किया है, उसको माइनस करते हैं। तो किसको माइनस करना है, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना है। अब आप कहोगे सर ये वाला भी तो एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए ए में से इसको भी माइनस कर दो। इस रीजन को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी। अब बताओ, जब आपने इस वाले रिंग को माइनस किया, तो ये वाला रीजन कितनी बार माइनस हुआ है, एक बार। और जब ए इंटरसेक्शन सी को माइनस कर रहे हैं, तो भी ये रीजन कितनी बार माइनस हो रहा है, एक बार। तो ओवरऑल एक बार ए इंटरसेक्शन बी के साथ में ये वाला रीजन सब्ट्रैक्ट हो गया जो तीनों का कॉमन है, और दूसरी बार ए इंटरसेक्शन सी के साथ में माइनस हो गया। लेकिन आपने ऐड कितनी बार किया था शुरुआत में, आपने शुरुआत में तो ए के साथ एक ही बार लिया था। जब एक बार लिया है, दो बार सब्ट्रैक्ट किया, तो आपका ओवरऑल रीजन क्या कहता है, आप नुकसान में चल रहे हो। जब आप एक बार इसको ऐड करते हो और यहाँ दो जगह सब्ट्रैक्ट कर लेते हो, आपको इसको लेना नहीं है, लेकिन नुकसान में भी तो नहीं रहना है। तो ए के साथ में हमने एक बार ऐड किया था, लेकिन दो बार सब्ट्रैक्ट किया है। बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको एक बार इसको ऐड करना पड़ेगा, और इसी पार्ट को हम बोलेंगे केवल ए। क्या बोलेंगे, केवल ए। समझ में आया क्या बोला, कि ए के अंदर ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी ये जो कॉमन तीनों का पार्ट है सब्ट्रैक्ट एक बार हो गया होगा, और ए इंटरसेक्शन सी के साथ में सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ओवरऑल दो बार सब्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन आपने शुरुआत में एक ही बार ऐड किया था। तो हमें बैलेंसिंग बनाए रखने के लिए अलग से इसको एक्स्ट्रा ऐड करना होता है। ठीक है, अब बताओ केवल बी का फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर आप केवल बी के बारे में बात करोगे, तो पहले तो मैं केवल बी वाला पोर्शन को यहाँ पे शेडेड कर लेता हूँ। तो केवल बी वाला पोर्शन कौन सा है, केवल बी वाला पोर्शन ये वाला है। ठीक है, इस वाले रीजन को क्या बोलेंगे, केवल बी बोलेंगे। अब केवल बी वाला पोर्शन आपको अगर दिख रहा है, तो आप मुझे इतना बता दो कि इसमें फॉर्मूले के रूप में कैसे आएगा। तो पहले तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ अच्छे से, ताकि आप फॉर्मूले के रूप में लिख पाए। तो केवल बी वाला पोर्शन लिखना है, एक मिनट सॉरी, केवल बी वाला पोर्शन लिखना है। तो आप पहले ये देखिए कि बी में से किसको हटाना पड़ेगा। तो बी में से, अगर बी में से देखेंगे तो कौन सा पोर्शन हटाना पड़ेगा, देखो ये वाला पोर्शन तो हटाएगा, जो मैं रेड से दिखा रहा हूँ, तो ये वाला पोर्शन हटाना पड़ेगा। तो बी में से ए इंटरसेक्शन बी हटाना पड़ेगा। और कौन सा हटाना पड़ेगा, और बच्चों ये वाला पोर्शन हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक्स्ट्रा है बी के अंदर, जो कि हमें केवल बी चाहिए। तो ये बी इंटरसेक्शन सी है, लेकिन इसी प्रोसीजर से ये वाला पार्ट तो दो बार हट गया, तो इसलिए आपको एक बार ऐड करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब आप केवल सी के बारे में बताओ, केवल सी कौन सा पोर्शन होगा। तो केवल सी के बारे में बात करेंगे तो केवल सी ये वाला पोर्शन है या नहीं। अब इस वाले पोर्शन को आपको लिखना है, तो इस पोर्शन को लिखने का तरीका क्या होगा, तो आप कहोगे केवल सी वाला पोर्शन लिखिए, इसमें से जो सी का हिस्सा ए के साथ कॉमन है उसको हटा दो, ए इंटरसेक्शन सी। ऐसे ही सी का हिस्सा जो बी के साथ हटा दो, और लास्ट में एक रीजन है जो दो बार हट गया, इसलिए एक बार उसको ऐड कर लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे केवल ए वाला पोर्शन पता कर लिया, केवल बी वाला और केवल सी वाला। कैसे याद रखोगे, केवल ए याद करना है तो ए में से ए का हिस्सा जो बी के साथ कॉमन है उसको हटा दो, सी के साथ कॉमन है उसको हटा दो, लेकिन इस प्रोसीजर में दो बार हट जाता है, इसलिए एक बार एक्स्ट्रा तीनों का रीजन कॉमन ऐड करना होता है। देखो ये चीज तीनों के अंदर आई है। ठीक है, याद रख लोगे। अब इन तीनों को अगर ऐड कर लेते हैं, क्या करते हैं, इनको तीनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो बन जाएगी केवल वन। क्या बन जाएगी, लेफ्ट साइड तो बन जाएगी केवल वन, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा। तो पहले तो ए बी सी इन तीनों को ऐड करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी ये वाला पार्ट आ गया।
अब यहाँ पे देखेंगे ए इंटरसेक्शन सी इन तीनों में 2 बार आ रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो टू टाइम एन ए इंटरसेक्शन बी, फिर ऐसे 2 टाइम एन बी इंटरसेक्शन सी आ रहा है, ऐसे 2 टाइम एन ए इंटरसेक्शन सी आ रहा है, और ये तीनों का इंटरसेक्शन कितनी बार आया है एड बुक पे, 3 बार आया है, तो इसलिए 3 टाइम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और यही हमारा फॉर्मूला था जो मैं डेरिवेशन यहाँ पे करके लेके आना था। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली वन रीजन के अंदर कैसे आता है। इसको कैसे याद रखोगे, पहले इन तीनों में 1 1 है, फिर अगले 3 में 2 2 है, और लास्ट में 3 है, यानी 1 2 और 3। इससे याद रखें 1 2 3, पहले 1 फिर 2 फिर 3, तो एग्जैक्टली 1 के अंदर ये ट्रिक से इसको याद कर सकते हो। पिछले रीजन में हमने पढ़ा था केवल कम से कम एक, और यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, केवल एक। इसका मतलब है केवल एक, केवल ए नहीं, केवल एक। केवल एक के अंदर नाम नहीं है, तो आपको तीनों ही रीजन लेने होंगे, ए वाला हिस्सा, बी वाला हिस्सा और सी वाला हिस्सा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर समझते हैं एग्जैक्टली टू, यानी केवल 2 वाला हिस्सा कौन सा होता है। एक बार वेन डायग्राम को आपको स्टडी करना आ गया तो फिर आगे आप क्वेश्चन कर लोगे। केवल 2, अब केवल 2 के अंदर कौन सा हिस्सा आता है बच्चों, तो केवल 2 को मैं यहाँ पे पहले मार्क करके बताता हूँ, ऐसा हिस्सा जो 2 का हिस्सा है। तो पहले तो इस वाले रीजन को देखिए, ये दोनों के बीच में शेयर हो रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं केवल 2। ऐसे ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा, और ये वाला हिस्सा दिख रहा होगा, इसी रीजन को ही बोलते हैं केवल दोनों का हिस्सा। ये वाला हिस्सा क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये तो तीनों के बीच में शेयर हो रहा है। ठीक है, अब इसको आपको लिखना है, तो पहले इस रीजन का नाम क्या था, ए इंटरसेक्शन बी। इस रीजन का नाम क्या था, बी इंटरसेक्शन सी। और इस रीजन का नाम था ए इंटरसेक्शन सी। अब आपको इसको फॉर्मूले के रूप में लिखना है, तो पहले ही क्या करोगे, इस रीजन को लिख लो, एक बार पूरे को लिख लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, फिर इसको लिख लो, तो ये हो जाएगा आपका बी इंटरसेक्शन सी, और फिर इसको लिख लो, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। बट इस प्रोसेस में ये वाला पार्ट कितनी बार आ गया, ये जो कॉमन पार्ट है ये 3 बार आ गया है। ये कितनी बार आ गया, 3 बार, जबकि लेना कितनी बार है, एक ही बार भी नहीं लेना है। तो आप 3 बार ऐड किए, तो आपको बैलेंस करने के लिए इसको 3 बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे ये 3 टाइम एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आता है। तो केवल 2 वाला हिस्सा, मैं कहूंगा जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो वेन डायग्राम बनाओ, वेन डायग्राम से फॉर्मूला इजीली डिराइव कर सकते हैं, आपको जरूरत भी नहीं है इसको अच्छे से रट के रखने के लिए भी। ठीक है, अब जो कुछ हमने पढ़ा है उसको आपको एक बार एक स्लाइड के अंदर एक साथ देख लेते हैं। तो आपको पता है एटलीस्ट वन, जिसको बोलते हैं एन, कम से कम एक। तो इस रीजन को कैसे लिखते थे, पहले तीनों को ऐड करो, फिर तीनों के रीजन को सब्ट्रैक्ट करो, और लास्ट में एक बार ऐड कर दो। अभी हमने पढ़ा है एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन के अंदर क्या था, 1 2 और 3 था। तो पहले तीनों को ऐड करना था, फिर 2 2 बार सब्ट्रैक्ट करना है, और लास्ट में 3 बार ऐड कर लेना है, तो ये था। अब बताओ केवल ए क्या था, तो केवल ए के अंदर ए में से ए का हिस्सा जो बी के साथ है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर ए का हिस्सा जो सी के साथ है उसको सब्ट्रैक्ट कर लो, और लास्ट में एक तीसरे रीजन को ऐड करना होता है जो तीनों का कॉमन था। ठीक है, इसको लिख सकते हो, केवल बी पूछे तो बी में से बी का हिस्सा जो ए के साथ है उसको सब्ट्रैक्ट कर लो, बी का हिस्सा जो सी के साथ है उसको सब्ट्रैक्ट कर लो, बी का हिस्सा ही सब्ट्रैक्ट करना है, और लास्ट में तीनों को ऐड करने, ये तो आएगा ही आएगा। अब एन ओनली सी के अंदर क्या लिखेंगे, एन सी लिख लेंगे, फिर ए का हिस्सा जो सी के, या सी का हिस्सा जो ए के साथ इसको सब्ट्रैक्ट करो, सी का हिस्सा बी के साथ इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, और लास्ट में तीनों को ऐड कर लो, कॉमन रीजन को। तो ये हमने इसकी फिल इन द ब्लैंक भी पूरा कर लिया। और एग्जैक्टली टू के अंदर क्या था, तीनों यानी दो दो के बीच में जो रीजन है उसको ऐड कर लो, और इस कंडीशन में 3 बार उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी, और अगर ये समझ में आ जाता है तो आप उस क्वेश्चन को देखिए, इन क्वेश्चन के अंदर भी आपको कुछ ऐसी ही बातें यहाँ पे पूछी गई है। एक सर्वेक्षण किया गया बच्चों, जब भी कोई शब्द सर्वे आता है, क्या आता है, सर्वे, तो समझना यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट है। क्या सेट है, यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि सर्वे करने का मतलब नहीं होता है कि सब लोग उसमें यूनियन का हिस्सा हुए, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो उनको पसंद नहीं करते होंगे, यानी ये एन यू है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ समाचार पत्र के बारे में बोल रखा है, तो 25 लोग समाचार पत्र एच को पसंद करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ कोई क्या क्या हमें दे रखा है। तो देखिए, सबसे पहले यूनियन के तौर पे हमें क्या दे रखा है, 60 लोग दे रखे हैं। फिर एच
यानी एच समाचार पत्र कितने पढ़ने वाले हैं, 25 दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर 26 लोग क्या है, टी समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो टी वाले लोग कितने, 26 हैं। और फिर आगे 26 ही और दे रखे हैं जो आई वाला समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो एन आई, ये भी कितने दे रखे हैं, 26 दे रखे हैं। 9 लोग हैं जो एच तथा आई, देखो बीच में तथा आ रहा है, इसका मतलब है एच इंटरसेक्शन आई, इसको पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। आगे देखेंगे तो 11 लोग हैं जो एच और टी, एच इंटरसेक्शन टी, ये कितने, 11, यहाँ तक आ गए हम, एच टी दोनों। और 8 लोग हैं टी और आई, तो टी इंटरसेक्शन आई, ये कितने, 8। और 3 लोग हैं जो तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो 3 लोग हैं एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ये कितने लोग हैं, ये 3 लोग हैं, ठीक है। अब आप इसको देखिए कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो इसमें पूछा है कम से कम एक समाचार पत्र, तो पहले में पूछा है कम से कम एक। अब बताओ कम से कम एक का मतलब क्या होता है, कम से कम एक का मतलब हमने अभी जस्ट समझा था, कम से कम एक का मतलब होता है यूनियन, किसका यूनियन, एच यूनियन टी यूनियन आई। अब यूनियन का फॉर्मूला हमने क्या समझा था, तो यूनियन का फॉर्मूला हमने बच्चों समझा था कि पहले तीनों को ऐड करो बिना किसी कंडीशन के, अब तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया, फिर तीनों का जो कॉमन रीजन है उसको सब्ट्रैक्ट कर लो, दो दो के बीच में कॉमन है, एच इंटरसेक्शन टी, फिर टी इंटरसेक्शन आई, और लास्ट में एच इंटरसेक्शन टी, और लास्ट में तीनों का कॉमन रीजन ऐड करना होता है। अब आप इन जगह वैल्यू पुट कर दो, तो पहली वाली वैल्यू 25 है, फिर 26 दे रखा है, फिर 26 दे रखा है। अब दो दो का कॉमन रीजन कितना दे रखा है, दो दो का कॉमन रीजन 9, 11 और 8, और यहाँ पे तीनों का रीजन 3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसको माइनस वाले पार्ट को देखिए, 11 और 9 20, 20 और 8 28, 28 माइनस का है और 3 प्लस का, तो 25, यानी ये इससे उड़ा दिया और सब्ट्रैक्ट होकर कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है पहले वाले रीजन का, जिसमें कम से कम एक पूछा है। अब दूसरा आ जाओ, दूसरे में क्या पूछा है, देखो लिखा है ठीक ठीक एक, क्या लिखा है, ठीक ठीक एक। अब ठीक ठीक एक का मतलब होता है ओनली वन, अब ठीक ठीक एक का मतलब क्या होता है, एन ओनली एक, ओनली एक में हमने क्या याद किया था, 1 2 3, 1 2 और 3 था, तो ओनली एक के अंदर यहाँ पे लिखेंगे तो पहले एच इंटरसेक्शन टी, सॉरी पहले तीनों को ऐड कर लिया, अब 2 टाइम लिखना है, तो 2 एन एच इंटरसेक्शन टी, ऐसे 2 टी इंटरसेक्शन आई, और ऐसे 2 एच इंटरसेक्शन आई। फिर क्या करना है, लास्ट में 3 बार तीनों का सब्ट्रैक्शन कर लेना है, कॉमन रीजन का ऐड कर लेना है, सॉरी। जब इसको आप वैल्यू पुट करके देखोगे तो ये 25, 26, ये 26, ये 2 टाइम था, तो 2 टाइम कितना हो जाएगा, 18, इधर 22, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इधर 16, और यहाँ 3 टाइम करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 18 और 22 40, 40 और ये 16 56 हो गया, और ये कितना है 52, 52 और 56 में से तो माइनस का 4 बच रहा है, माइनस का 4 और इधर से प्लस का 9 है, तो प्लस का 5 और ये 25, यानी ये 30 आ जाएगा। कैलकुलेशन है, आप अपने तरीके से कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे, बस वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए और अच्छे से इसको अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अच्छे से हमने अंडरस्टैंड कर लिया। तो देखिए इतने सारे लॉजिकली हमने जो बात करी इसमें मेनली आपको वेन डायग्राम को अच्छे से अंडरस्टैंड होना चाहिए, और वेन डायग्राम अगर अच्छे से अंडरस्टैंड कर रखा है तो उसके रिजल्ट को आप ऑब्जर्व करिए, और ऑब्जर्व करके इसको लर्न कर लो, काफी कुछ आपको हेल्प मिलेगी जब अगली बार आप क्वेश्चन के अंदर इसको अप्लाई करते हुए दिखोगे। अब कुछ रीजन है जिसको मुझे आपको थोड़ा सा और समझाना है, ताकि इनको आगे कभी जरूरत पड़े तो उसको याद रख सकूं, ठीक है। तो पहले तो इसको देख लो, ये जो रीजन होता है इसका कभी कभी आपको वेन डायग्राम नहीं दे रखा हो, और क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको ऐसा भी लिखा मिल सकता है, केवल एक जो पोर्शन है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जिसमें हमें केवल एक की बात करनी है, तो ए तो चाहिए और बी नहीं चाहिए इसके ऊपर डैश लगा देते हैं, और सी भी नहीं चाहिए तो इसके ऊपर डैश लगा देते हैं, जो हमने पूरक पढ़ा था ना पिछले वीडियो के अंदर, तो कभी डैश लगा देते हैं और कभी इसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा लिखा मिल जाए तो इसका मतलब समझ जाना है कि ये क्या कहना चाह रहा है, ए है
और बी नहीं है और सी नहीं है। इसका मतलब मैं ऐसे बोलूँ कि 3 लोग हैं कि एक आ जाए, ए तो आ जाए, और बी नहीं आए और सी नहीं आए। इसका मतलब मैं इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा हूँ कि केवल ए आए। ऐसे केवल बी की बात करेंगे तो केवल बी को कैसे लिखेंगे? तो बच्चों केवल बी को लिखेंगे ए नहीं चाहिए और बी चाहिए और सी नहीं चाहिए। इसका मतलब भी यही होता है। अगर ये मैथ्स के अंदर लिखा गया ऐसा और हिंदी में आपको लिखना है तो ऐसे आप इसको लिख सकते हो। अब आप खुद सोचिए केवल सी क्या हो सकता है? तो केवल सी के अंदर ए भी नहीं चाहिए, बी भी नहीं चाहिए, लेकिन सी चाहिए। ठीक है? तो अगर आपको कभी किसी जगह जरूरत पड़ रही है और ऐसा लिखा मिल जाए कि ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे बताओ? तो इसका फॉर्मूला ये लिखोगे जो केवल ए का फॉर्मूला है। क्या लिखोगे? केवल ए के बारे में जो फॉर्मूला आपको लिखवा है वही लिखोगे। क्या था केवल ए का फॉर्मूला? तो आपको लिखना है ए में से जो ए का हिस्सा बी के साथ है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, ए का हिस्सा जो सी के साथ है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, और लास्ट में तीनों का कॉमन हिस्सा ऐड कर लेना था। तो आप अपना थोड़ा सा दिमाग को क्लियर रखिए कि ऐसे क्वेश्चन या ऐसी लैंग्वेज होती है, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखोगे सेकंड वाला रीजन में, अब मैंने बोला था ऐसे बताओ केवल दो का मतलब क्या होगा? केवल दो अगर बोले गए तो केवल दो के अंदर ए और बी भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, तो सी नहीं होना चाहिए। या ऐसे कह सकते हैं ये हो सकता है ए नहीं हो, बी हो और सी हो जाए। और क्या हो सकता है? अगर हमने ए को रिजेक्ट किया तो बी भी रिजेक्ट हो सकता है, तो ए हो जाए, बी नहीं हो और सी भी हो जाए, सी हो जाए। तो ये पार्ट है, ये ऐसा भी आपको किसी न्यूमेरिकल के अंदर लिखा मिल सकता है। हालांकि एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा अपना दिमाग क्लियर करके रखना है। अगर आप थोड़ा सा अच्छा मैथ्स के अंदर पढ़ते हो तो आपको सब तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जिसके अंदर ये लैंग्वेज लिखी मिल सकती है। तो बिल्कुल घबराए नहीं। इसका मतलब इसको पढ़ेंगे क्या? पहले तो ए है, बी है और सी नहीं है। अब आपको इसका भावार्थ निकालना है अपनी भाषा के अंदर। ए भी है, बी भी है और सी नहीं है, इसका मतलब केवल दो की बात हो रही है। अब केवल दो कौन कौन से हैं? वो ए और बी हो सकते हैं, वो बी और सी हो सकते हैं, वो ए और सी हो सकते हैं। तो आपको तीनों ही केस यहाँ पे लेने पड़ेंगे अगर केवल दो बोलाएगी। मैं ऐसे बोलूँ केवल ए और बी, और मैं बोलूँ केवल दो, इन दोनों में फर्क है। केवल दो के अंदर तीनों पॉसिबिलिटी आएगी और केवल ए और बी के अंदर एक ही पॉसिबिलिटी आएगी। तो इस बात को आप दिमाग में रखिए और बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंड करिए। और जितने भी डेरिवेशन आपको करवाएं इनको एक बार आप अपने आप से करने की कोशिश करिए और फिर न्यूमेरिकल लगाइए। आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये टॉपिक बहुत आसान टॉपिक है। और अब हम मिलेंगे आगे कुछ नए वीडियो के साथ में। तो इन सेट के रिलेटेड 3 वीडियो आपको मिले, इन तीनों को अच्छे से देखिए, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपको आसानी से ये पूरा टॉपिक अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। थैंक यू।